गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सब मस्त होंगे और एग्ज़ाम का तैयारी एकदम ज़बरदस्त कर रहे होंगे। हम लोग जैसे कि पिछले लेक्चर में लेकर के आए थे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोग पिछले क्लास में लेकर के आए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कुछ ऐसा क्वेश्चन, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि क्वेश्चन 3 कंडीशन में पूछा जाता है एग्जाम में। एक पहला कंडीशन जो पूछा जाता है एग्जाम में वो आपका होता है कि इजी क्वेश्चन, थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन और फिर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन। इस टाइप से एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। आज हम लोग एमसीक्यू के ऊपर बात करें। कुछ आपका एमसीक्यू है जिसके ऊपर बात कर रहे हैं। एमसीक्यू का भी जो पैटर्न होता है वो भी 3 कंडीशन में होता है। कुछ ऐसा एमसीक्यू जो एमसीक्यू एवरेज होता है, कुछ ऐसा एमसीक्यू जो एकदम तिरता हुआ क्वेश्चन होता है, ऊपर वाला क्वेश्चन होता है। सिर्फ आपको टॉपिक या आना चाहिए, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है, ये सब चीज़ सिर्फ आना चाहिए। और थर्ड जो है वो आपका एकदम थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो थोड़ा सा डेप्थ में जाकर के क्या करती है वो पूछने का काम करती है। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ ऐसा क्वेश्चन, जैसे हमारा आज थंबनेल आपको पता चल रहा है कि वायरल क्वेश्चन, यानी इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। जो ऊपर ऊपर तिरता हुआ क्वेश्चन क्या होगा वो होगा, ठीक है, जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। उससे रिलेटेड हम कुछ कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। जरूर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको एग्जाम के दिन बहुत फायदा होगी। ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब करना जरूर आपका इसको ना भूलिएगा। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन जिसके ऊपर बात करेंगे, हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, आपका, और वो हमारा क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु का, यदि कोई वस्तु है और उसका सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को क्या कहा जाता है। तो सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को हम लोग जैसे कि जानते हैं कि कुल उपयोगिता कहा जाता है। ठीक है, अब सभी आपका इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता को जब कुल उपयोगिता कहा जाता है, अब इससे एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कुल उपयोगिता को सूत्र क्या हो सकता है। ठीक है, तो कुल उपयोगिता का सूत्र हो सकता है TU इक्वल टू क्या होगा, समेशन ऑफ MU। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम हॉल में। ठीक है, याद रखिएगा आपका। फिर यदि आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि MU इक्वल टू का फॉर्मूला क्या हो सकता है, तो MU का फॉर्मूला हो सकता है, यानी सीमांत निकालेंगे तो डेल्टा TU बटे डेल्टा Q। ये सब क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ क्या है आपका क्वेश्चन है। ठीक, आपका अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे जाते हैं। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है कि एक वस्तु के सभी इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता को क्या कहा जाता है, यहाँ पर होगा कुल उपयोगिता। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मांग के लिए होना आवश्यक है। याद रखिएगा, कोई भी आपका उपभोक्ता है वो किसी वस्तु का कंज्यूम करता है। कंज्यूम के लिए होना क्या आवश्यक, सबसे पहला चीज़ इच्छा होना चाहिए। इच्छा के साथ साधन होना चाहिए। ठीक है, खर्च करने की क्षमता होनी चाहिए और एक उचित कीमत, ठीक है, जगह, ये सब का होना आपका आवश्यक है। तो याद रखिएगा, वस्तु की इच्छा होना सबसे पहला चीज होता है। प्रतिस्थापन वस्तु का एक उदाहरण दीजिए। याद रखिए, प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन, एक के स्थान पर दूसरा का प्रयोग करते हैं उसको प्रतिस्थापन बोलते हैं। ठीक है, अब एक के अभाव में जिसका हम दूसरा का कंज्यूम नहीं कर सकते वह पूरक वस्तु बोलते हैं। प्रतिस्थापन यानी जैसे हो गया क्या, चाय और कॉफी, पेप्सी और 7 अप। ठीक है, ये सब क्या है, प्रतिस्थापन वस्तु है। चलिए, चाय और कॉफी क्या है, एक प्रतिस्थापन वस्तु है। ठीक, अब इससे कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। पेन और स्याही आपका जाकर के प्रतिस्थापन वस्तु नहीं होगा, बल्कि पेन या स्याही क्या हो जाएगा, पूरक वस्तु आपका हो जाएगा। ठीक है, ब्रेड और बटर आपका क्या हो जाएगा, पूरक वस्तु हो जाएगा। इससे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, और आप चलिए समझते हैं। जो प्रतिस्थापन वस्तु होगा, यानी एक के स्थान पर दूसरा का जिसका प्रयोग किया जा सकता है, यदि x और y दो वस्तु है और दो वस्तु प्रतिस्थापन वस्तु है, यदि x का प्राइस बढ़ेगा, x का प्राइस बढ़ेगा तो y का डिमांड बढ़ेगा। याद रखिएगा, x का प्राइस बढ़ेगा, प्राइस x का बढ़ेगा, डिमांड y का बढ़ेगा। याद रखिएगा, ये कौन सा वस्तु है, प्रतिस्थापन वस्तु है। ठीक, पूरक वस्तु में जस्ट उल्टा होता है। याद रखना बाबू, x और y दो वस्तु है और दो वस्तु पूरक है। पूरक मतलब कंप्लीमेंट्री। ठीक है, x का कीमत बढ़ेगा तो y का डिमांड घटेगा, y का डिमांड क्या हो जाएगा, घटेगा। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि दो वस्तु है और दो वस्तु पूरक वस्तु है, एक का कीमत बढ़ने पर दूसरा का डिमांड क्या होगा, वो घटेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मांग का नियम है। याद रखिएगा, मांग का नियम कौन सा कथन है, गुणात्मक कथन है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे पूर्ति का नियम है, गुणात्मक कथन है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे मांग का लोच है,
मात्रात्मक कथन, पूर्ति का लोच है मात्रात्मक कथन, ठीक, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अन्य बातें समान रहने पर कीमत में कमी से मांग में वृद्धि को क्या कहलाती है? अन्य बातें समान रहने पर कीमत में कमी, यानी कीमत दे दिया है, में मांग में वृद्धि को क्या कहा जाता है? ठीक, चलिए अब एक चीज याद रखिएगा, कीमत में कमी होने से मांग बढ़ता है, कीमत में कमी होने से मांग बढ़ता है। तो दो चीज याद समझ के रखिएगा आप। पहला बात, ठीक है, कि डिमांड में चेंजिंग दो कारण से होता है, एक तो प्राइस से हो सकता है और एक मांग को प्रभावित करने वाला कारक से हो सकता है, फैक्टर से हो सकता है। तो जब एक प्राइस से हो सकता है तो प्राइस के आधार पर जब चेंज होगा तो दो प्रकार होता है, एक होता है मांग में विस्तार, ठीक है, एक होता है मांग में विस्तार और दूसरा होता है मांग में संकुचन। मांग में क्या होता है आपका संकुचन, ठीक, और प्रभावित करने वाले कारक के कारण होगा तो होगा मांग में कमी और मांग में वृद्धि। तो अन्य बातें समान रहने पर कीमत में कमी होने पर मांग में वृद्धि होता है। तो मांग में वृद्धि को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो मांग में संकुचन कहा जाता है, मांग में, ठीक है, वृद्धि कहा जाता है। कीमत कम होगा तो मांग बढ़ेगा, तो इसको मांग में हम लोग, ठीक है, संकुचन, यदि आप यहाँ ऑप्शन गलत है, ठीक है, इसको मांग में विस्तार कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? विस्तार कहा जाता है। चलिए आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मांग वक्र का समांतर ढाल क्या होता है? मांग वक्र बाएं से दाएं की ओर होती है। याद रखिएगा, मांग वक्र का ढाल क्या होता है? तो कीमत ज़्यादा होगा तो मांग कम होगा, ठीक है, फिर कीमत घटेगा तो मांग और बढ़ेगा। तो ठीक है, कीमत अधिक होने पर मांग कम होती है। तो कौन सा ढाल हुआ? बाएं से दाएं, ऋणात्मक, ठीक है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड, ठीक। चलिए आपका क्या हो गया? बाएं से दाएं की ओर, ठीक, ऊपर की ओर नहीं होता, नीचे की ओर होता है। गिफिन वस्तु किस प्रकार की वस्तु होती है? गिफिन वस्तु होती क्या है? पहला बात समझिए, गिफिन वस्तु मतलब निकृष्ट वस्तु। कोई भी उपभोक्ता गिफिन वस्तु का उपभोक्ता करता है जब उसका आय कम होती है, ठीक है, मोटा कपड़ा, मोटा अनाज या कम कीमत में जो वस्तु मिलता है उसको गिफिन वस्तु बोलते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, गिफिन वस्तु किस प्रकार का वस्तु होता है? तो गिफिन वस्तु एक निकृष्ट वस्तु होती है। कौन सा वस्तु होती है? निकृष्ट वस्तु होती है। इससे आप क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि गिफिन वस्तु का आय मांग वक्र क्या होगा? गिफिन वस्तु का या गिफिन वस्तु का मांग वक्र क्या होगा? याद रखिए, कोई भी व्यक्ति जब गिफिन वस्तु का कंज्यूम करता है तो वो कम आय के कारण ही होता है। यदि सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ देता है कि गिफिन वस्तु का मांग वक्र क्या होगा, मतलब समझ जाइए कि आपका आय मांग वक्र होता है। जो आय ज़्यादा कमाएगा गिफिन वस्तु का मांग कम करेगा, जिसका आय कम होगा वही करेगा, ठीक। तो गिफिन वस्तु का आय जिसका ज़्यादा होगा कम करेगा। तो सीधा सा शब्द में समझिएगा, गिफिन वस्तु का मांग वक्र पूछे या आय मांग वक्र पूछे, वो कौन सा ढाल लेता है? ऋणात्मक। जबकि गिफिन वस्तु का कीमत मांग वक्र क्या होता है? तो याद रखना बाबू, ठीक है, गिफिन वस्तु का कीमत मांग वक्र क्या होगा? यदि कीमत बढ़ेगा तो गिफिन वस्तु का मांग बढ़ेगा, इसलिए क्या होता है? धनात्मक। गिफिन वस्तु का कीमत मांग वक्र धनात्मक, आय मांग वक्र ऋणात्मक। सीधा बोलेगा सर गिफिन वस्तु का मांग वक्र क्या होता है, तब पूछते तब, तो सीधा समझिए, गिफिन वस्तु मतलब जिसका आय कम होता है उसी को, उसका कंज्यूम करता है उसी को गिफिन वस्तु कहा जाता है। गिफिन वस्तु का मांग वक्र ऋणात्मक ढाल लिया हुआ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। जब मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के कारण कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन होता है तो इसको क्या कहता है? मांग का लोच कहा जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? जब मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से अधिक होता है, इसका मतलब कि मांग में अधिक परिवर्तन होता है, किसके कंपेयर में? कीमत के कंपेयर में। ईडी ग्रेटर देन 1, ईडी ग्रेटर देन 1 क्या होता है? कौन सा लोचदार होता है? इकाई से अधिक लोचदार, ठीक है, या लोचदार कहा जाता है। तो अधिक लोचदार मांग, इकाई लोचदार मांग, कम लोचदार मांग, ठीक है। तो आप बोलिएगा इकाई से अधिक लोचदार, इकाई से अधिक लोचदार, ठीक है। तो इकाई, ठीक है, तो आपका अधिक लोचदार है तो इसी को आप जोड़ सकते हैं, इकाई से अधिक लोचदार मांग। चलिए ठीक है, अब इकाई लोचदार आप इसको यदि बोलिएगा तो अधिक लोचदार मांग भी है, बेलोचदार भी दे दिया, कम लोचदार, इकाई से, ठीक है। ऐसा कर लीजिए, ऑप्शन को थोड़ा सा सही कर लेते हैं, ठीक है। आपका इकाई से, इसी को थोड़ा सही कर देते हैं, इकाई से अधिक, इकाई से अधिक लोचदार, अधिक लोचदार, ठीक हो गया। ए नंबर ऑप्शन कर देते हैं, ठीक है। अब ए नंबर जब ऑप्शन कर देंगे तो हम लोग का जो है इसका जो होगा वो आपका ईडी क्या होगा? ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए सही कर दिया, ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक था टाइपिंग में।
आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच कैसे होती है? आवश्यक वस्तु की मांग का लोच कैसे होता है, सीधा समझिए। आवश्यक वस्तु मतलब क्या? ऐसा वस्तु जिसका लोगों को प्राइस बढ़ने पर उसका मांग में उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसका अर्थ है कि कीमत जिस अनुपात में परिवर्तन होगा, ठीक है, कीमत जिस अनुपात में परिवर्तन होगा, मांग में उस अनुपात में परिवर्तन नहीं होगा। जैसे नमक, भोजन, ठीक है, आवश्यक मान लीजिए कपड़ा, तो ये सब चीज़ है कि कीमत थोड़ा सा बढ़ गया तो क्या करेंगे, ज़्यादा भोजन करने, ज़्यादा चावल खरीद के लेके आएंगे, ज़्यादा आटा लेके आएंगे, थोड़ा आटा ज़्यादा ला सकते हैं, अब साल भर का आटा तो नहीं ला सकते हैं। तो अब देखिए ये कौन सा मांग हो गया, ये हो गया बेलोचदार या इकाई से कम लोचदार। ठीक है, इकाई से अधिक असीमित, इकाई से कम। आपसे क्वेश्चन पूछेगा विलासिता वस्तु का मांग का लोच क्या होता है, तो याद रखिएगा विलासिता वस्तु मतलब जैसे दाम घटेगा तो मांग ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि कीमत थोड़ा घटा तो मांग ज़्यादा बढ़ गया, यानी इकाई से अधिक लोचदार, जिसको हम लोग लोचदार मांग भी बोलते हैं। ठीक है, इलास्टिक डिमांड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कीमत में कम होने से कुल व्यय स्थिर रहता है तो मांग का मूल्य सापेक्ष क्या है? ठीक, तो मांग का मूल्य सापेक्ष यानी कुल व्यय, कीमत कम हुआ, मान लीजिए कीमत 10% घटा, ठीक 10% घटा, और मांग भी 10% बढ़ा, 10% बढ़ा, तो खर्च उतने हुआ, कीमत घटा दाम का, कोई वस्तु था जिसका 10% कीमत घट गया, तो 100 रुपया दाम था तो 10% घट गया, तो 10 टका घटा, अब 90 टका हुआ, 90 रुपया हुआ। ठीक है, और क्या बोलता है कि कीमत कम होने पर कुल व्यय स्थिर है। कुल व्यय क्या है, व्यय क्या है, वो स्थिर है। ठीक है, यानी खर्च अब 10% बढ़ाया है तो स्थिर ही रहेगा, इसीलिए क्या होगा, ईडी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, इकाई के बराबर हो जाएगा। मांग की लोच का प्रकार है, याद रखिएगा 5 प्रकार होता है। कितना प्रकार, 5 प्रकार, आप लोग बहुत अच्छा जानते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है, ईडी इक्वल टू इन्फिनिटिव, ठीक है, पूर्णतः लोचदार, आपका पूर्णतः लोचदार होगा। दूसरा क्या होगा, ईडी इक्वल टू 0, पूर्णतः बेलोचदार, यानी परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। ठीक है, ईडी इक्वल टू क्या हो गया 1, सम लोचदार, ईडी ग्रेटर देन 1, ठीक है, इकाई से अधिक लोचदार, और ईडी लेस देन 1, ठीक है, इकाई से कम लोचदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। उत्पादन फलन में उत्पादन किसका होता है, उत्पादन का या उत्पादन की मात्रा का, किसका होता है, उत्पादन की मात्रा का फलन होता है। ठीक है, याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला भी फंक्शन का हो सकता है, प्रोडक्शन ये फंक्शन है। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, क्वांटिटी पे ये डिपेंड करता है, ये फॉर्मूला भी पूछ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सीमांत उत्पादन में वृद्धि हो तो कुल उत्पादन की स्थिति क्या होगी? जब सीमांत उत्पादन में वृद्धि होता है, मान लीजिए सीमांत उत्पादन में वृद्धि होता है, सीमांत मतलब एक अतिरिक्त इकाई में वृद्धि हो रहा है, तो कुल उत्पादन की स्थिति क्या होगी? तो कुल उत्पादन, सीमांत बढ़ेगा, सीमांत बढ़ेगा तो कुल उत्पादन की स्थिति क्या होगी, तो वो बढ़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, परिवर्तनशील साधन का प्रति इकाई उत्पादन को क्या कहा जाता है? तो परिवर्तनशील साधन, परिवर्तनशील साधन क्या बोलते हैं, किसे कहा जाता है? तो परिवर्तनशील साधन होता है, 2 प्रकार का साधन होता है, एक स्थिर साधन, दूसरा परिवर्तनशील साधन। ठीक है, तो अब क्या है कि जो परिवर्तनशील साधन है कि प्रति इकाई उत्पादन, तो प्रति इकाई कोई भी उत्पादन होगा तो उसको सीमांत कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, सीमांत। ठीक, दीर्घकालीन उत्पादन फलन संबंधित है, याद रखिएगा, दीर्घकालीन उत्पादन फलन होगा तो दीर्घकालीन क्या होगा, वह साधन के प्रतिफल होता है, एक पैमाने के प्रतिफल होता है, याद रखिएगा, और पैमाने के प्रतिफल से क्या होगा, वो संबंधित होता है, क्योंकि दीर्घकाल है। याद रखिएगा, दीर्घकाल में 2 प्रकार का आपका जाकर के साधन होता है, एक होता है स्थिर साधन, दीर्घकाल में सिर्फ जितना भी साधन होता है सब परिवर्तनशील होता है, लेकिन अल्पकाल में 2 प्रकार का साधन होता है, एक स्थिर होता है, दूसरा क्या होता है, परिवर्तनशील होता है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन है दीर्घकाल में, दीर्घकाल में क्या होगा, उत्पादन का पैमाने से होगा। ठीक है, परिवर्तनशील अनुपात का नियम का संबंध अल्पकाल से है, कौन सा काल से है, अल्पकाल से है, जबकि पैमाने के प्रतिफल का संबंध का नियम कौन सा काल से है बाबू, कौन सा काल से है, ये आपका दीर्घकाल से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। एक परिवर्तनशील साधन काम पर लगने से जब उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ता है तो उससे कौन सा प्रतिफल का नियम बोलते हैं? बढ़ती दर से बढ़ता है मतलब बढ़ता है, जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है उससे अधिक बढ़ रहा है, तो
तो जब बढ़ता है तो उसको बढ़ते प्रतिफल बोलते हैं। ठीक है, परिवर्तनशील अनुपात का नियम उत्पादन के 3 अवस्थाओं की चर्चा करता है। ठीक है, प्रथम अवस्था क्या है? तो प्रथम अवस्था है बढ़ते प्रतिफल का नियम। ठीक है, दूसरा है स्थिर प्रतिफल का नियम, तीसरा होता है घटते प्रतिफल का नियम। आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पकालीन उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा साधन होते हैं? तो अल्पकाल में 2 प्रकार का साधन होता है, स्थिर भी होता है और परिवर्तनशील होता है। आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके चलते हैं, अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत तथा पूर्ति की मात्रा में धनात्मक संबंध क्या व्यक्त करता है? कि अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत तथा पूर्ति की मात्रा, ठीक है, कि कीमत बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा। ठीक है, और धनात्मक संबंध क्या दर्शाता है? पूर्ति का नियम। पूर्ति का नियम क्या बताता है? पूर्ति का नियम बताता है कि प्राइस, ठीक है, आपका जाकर के समानुपाती होता है किसका? आपका पूर्व वस्तु की पूर्ति का, जो तू क्या दर्शाता है? पूर्ति का नियम को दर्शाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। जब समान कीमत पर अधिक पूर्ति हो तो, जब समान कीमत पर, कीमत समान है, कीमत ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, पूर्ति अधिक होता है तो उसे पूर्ति में वृद्धि कहा जाता है। यही क्वेश्चन आता कि जब कीमत के बढ़ने से पूर्ति बढ़ती है तो उसे पूर्ति में विस्तार कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि प्राइस जो चेंज होता है, आपका प्राइस जब चेंज होगा और सप्लाई बढ़ेगी या डिमांड बढ़ेगा, तो यदि सप्लाई बढ़ेगी तो उसको क्या बोलेंगे? ठीक है, पूर्ति में वृद्धि, और डिमांड बढ़ेगा तो पूर्ति में मांग में विस्तार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कीमत में अधिक परिवर्तन होने से पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब कीमत में अधिक परिवर्तन होने से, कीमत जिस अनुपात में बढ़ता है पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होता है तो पूर्ति का लोच क्या होगा? तो यानी कीमत में अधिक परिवर्तन होने से पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जब पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है बाबू, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पूर्णतः बेलोचदार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन करने से कुल लागत में जो वृद्धि होता है, उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई में वृद्धि से कुल उत्पादन में जो वृद्धि होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कौन सा लागत कहा जाता है? उसे सीमांत लागत कहा जाता है। कुल में जो वृद्धि होगा उसी को क्या कहा जाएगा? सीमांत कहा जाएगा। ठीक, अब सीमांत लागत का यानी मार्जिनल जो कॉस्ट है उसका आप लोग फॉर्मूला यदि जानोगे तो मार्जिनल कॉस्ट है। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट रहेगा तो क्या होगा? एन यूनिट होगा तो टोटल कॉस्ट होगा, एन यूनिट होगा माइनस टोटल कॉस्ट होगा, एन माइनस क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, चलिए औसत स्थिर लागत का समान आकार क्या होता है? आयताकार परावलय होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसका शेप किस प्रकार से होता है? तो शेप औसत स्थिर लागत यानी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, इस प्रकार का शेप होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उत्पादन स्तर में शून्य होने पर कुल परिवर्तनशील लागत क्या होगा? उत्पादन स्तर शून्य होने पर, शून्य है उत्पादन तो कुल परिवर्तनशील लागत भी शून्य ही होता है, लेकिन स्थिर लागत कभी शून्य नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं। फर्म द्वारा वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त होने वाली आय को क्या कहा जाता है? आय को ही तो आगम कहा जाता है, और जो खर्च होता है उसे क्या कहा जाता है? लागत कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। कुल आय ज्ञात करने का सूत्र होता है कुल आय। कुल आय मतलब, ठीक है, रेवेन्यू। तो जब हम जोड़ेंगे, मार्जिनल को जोड़ देंगे तो आपका टोटल निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कुल आगम अधिकतम होता है तो सीमांत आगम क्या होती है? जब कुल अधिकतम होता है तो सीमांत शून्य होती है। ठीक है, सीमांत क्या होती है? शून्य होती है। जब कुल आगम घटता है, कुल आगम बढ़ता है तो सीमांत घटता है। ठीक है, जब कुल घटने लगता है तो सीमांत ऋणात्मक होना शुरू हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्पादक वहाँ संतुलित होता है जहाँ उसे, याद रखिएगा, एक उत्पादक कहाँ संतुलित होगा? जहाँ उसे अधिकतम लाभ होगा। ठीक है, एक उपभोक्ता संतुलन कहाँ पर होगा? एक उपभोक्ता कहाँ पर संतुलन होगा? तो याद रखिएगा, उपभोक्ता कहाँ पर संतुलन होता है बाबू? जो उसे अधिकतम क्या मिलता है? संतुष्टि मिलता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकाधिकारी बाजार। एकाधिकारी बाजार में फर्म का संतुलन में मिलता है। ठीक है, असाधारण लाभ, हानि या साधारण लाभ। ठीक है, एकाधिकारी प्रतियोगिता का जो बाजार होगा उस एकाधिकारी प्रतियोगिता का बाजार में, ठीक है, हमेशा साधारण लाभ मिलेगा। ठीक है, सामान्य लाभ मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संतुलन मूल्य की धारणा है। संतुलन मूल्य की धारणा आपका सैद्धांतिक धारणा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार की विशेषता बता। वस्तु की क्रेता विक्रेता बहुत होता है, विशेष क्षेत्र होता है, वस्तु का एकल मूल्य होता है। आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, बाजार का विशेषता सब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, किस प्रकार की बाजार में फर्म में कीमत स्वीकारक होती है? याद रखिएगा,
फर्म कीमत स्वीकार करता है। तो कीमत स्वीकार कब करता है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। कीमत का निर्धारण फर्म खुद करता है एकाधिकार बाजार में, ठीक है, याद रखिएगा। तो आपका क्वेश्चन क्या है कि किस प्रकार के बाजार में फर्म एक कीमत स्वीकारक होती है? तो कीमत स्वीकारक होती है आपका पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। किस बाजार में मांग वक्र AR तथा MR अधिक लोचशील तथा ऋणात्मक ढाल लेता है? ऋणात्मक ढाल लेता है, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका एकाधिकार प्रतियोगिता, ठीक है। एकाधिकार यानी अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार समय इस प्रकार का स्लोप लेता है। ये हो गया आपका MR और ये हो गया आपका AR, ठीक है। जबकि पूर्ण प्रतियोगिता में किस प्रकार का होता है? पूर्ण प्रतियोगिता में आपका, ठीक है, आधार रेखा के समानांतर होती है। आधार रेखा के समानांतर AR बराबर क्या होता है बाबू? MR होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में 1 रुपया का नोट तथा सिक्का जारी करने का अधिकार किसे है? भारत सरकार के वित्त मंत्रालय को 1 रुपया का नोट जारी करने का अधिकार किसको है? भारत सरकार का वित्त मंत्रालय को, याद रखिएगा। बाकी नोट कौन जारी करती है? रिजर्व बैंक जारी करती है, RBI, ठीक है। पूर्ण लोचशील मांग वक्र का आकार किस प्रतियोगिता बाजार में होता है? पूर्ण लोचशील मांग वक्र, तो पूर्ण लोचशील मांग वक्र का आकार होगा, ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एकाधिकार के अंतर्गत फर्म का मांग वक्र का स्वरूप क्या होगा? ठीक है, एकाधिकार के अंतर्गत क्या होगा? आपका पूर्ण लोचदार तो नहीं होगा, पूर्ण बेलोचदार भी नहीं होगा, ठीक है, याद रखिए। एकाधिकार के अंतर्गत मांग वक्र का स्वरूप क्या होगा? तो वो कम लोचदार होगा, ठीक है। उपभोक्ता वस्तु की मांग क्यों करता है? क्योंकि उसको वस्तु से लाभ कमाने के लिए नहीं, किस लिए? उसको उपयोगिता चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसको आवश्यकता है, आवश्यकता के लिए वो वस्तु का उपभोग करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। जब विशेष समय तथा बाजार में दी हुई गई कीमत पर पूर्ति मांग से अधिक हो तो उसे क्या कहेंगे? ठीक है ना, बाजार में दी गई कीमत पर पूर्ति जो है मांग से अधिक है, यानी सप्लाई ज़्यादा है, तो जब अधिक हो तो उसे क्या कहेंगे? ठीक है, तो अतिरिक्त पूर्ति या अतिरिक्त मांग नहीं, पूर्ति मांग से ज़्यादा है तो उसको अतिरिक्त पूर्ति कहा जाएगा। संतुलन कीमत का धारणा का श्रेय कौन दिया था? मार्शल। कौन दिया था बाबू? मार्शल ने। मार्शल ने क्या बताया था? जहाँ पर डिमांड और, ठीक है, डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल होगा, जिस कीमत पर बराबर होगा वही आपका संतुलन कीमत होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संतुलन कीमत की धारणा का घटक कौन कौन सा है? मांग है, पूर्ति है, आंसर हो जाएगा दोनों। उपभोक्ता में प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमत में कमी किस तरह संतुलन कीमत को प्रभावित करेगी? ठीक है, उपभोक्ता में प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में कमी, ठीक है। अब याद रखिएगा, जो प्रतिस्थापन वस्तु किसको बोलते हैं? जिसका एक के स्थान पर दूसरा का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए प्रतिस्थापन वस्तु का कीमत में कमी हो गया, ठीक, मान लीजिए चाय और कॉफ़ी है, ठीक है, क्या है? चाय और क्या है? एक चाय है और क्या है? कॉफ़ी है, ठीक। अब जो आपका चाय और कॉफ़ी है, चाय और कॉफ़ी है, ठीक। अब समझिए कि उपभोग में प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमत में कमी है। मान लिया जाए कॉफ़ी का दाम घट गया तो लोग कॉफ़ी की ओर आकर्षित होगा, कॉफ़ी की ओर क्या हो जाएगा? आकर्षित हो जाएगा, तो चाय का डिमांड घट जाएगा। तो किस तरह संतुलन कीमत को क्या करेगी? तो संतुलन कीमत घट जाएगी। संतुलन कीमत अधिक होगी? नहीं, संतुलन कीमत क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलन कीमत पर खरीदी तथा बेची जाने वाली मात्रा को क्या कहा जाता है? संतुलन कीमत पर खरीदी तथा बेची जाने वाली मात्रा को क्या कहा जाता है? ठीक है, संतुलित मात्रा कहा जाता है या मात्रा कहा जाता है? संतुलन कहा जाता है। संतुलित कीमत पर खरीदी तथा बेची जाने वाली मात्रा को क्या कहा जाता है? संतुलित मात्रा कहा जाता है। वस्तु की मांग में वृद्धि हो परंतु पूर्ति में कमी से संतुलन मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वस्तु की मांग में वृद्धि हो रहा है, ठीक है, आपूर्ति में कमी हो रहा है, तो मांग जैसे बढ़ रहा है आपूर्ति घट रहा है तो कीमत बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मार्शल ने पूर्ति के आधार पर समय अवधि को कितने भागों में बांटा है? मार्शल ने कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है, ठीक है। अल्पकाल में संतुलन मूल्य निर्धारण क्या है? अल्पकाल में याद रखिएगा मांग के द्वारा होता है। यदि सामान्य बाजार होगा तो मांग और पूर्ति दोनों के द्वारा होगा, लेकिन अल्पकाल में सिर्फ मांग के द्वारा ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। निम्नलिखित में से किसके अनुसार किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति की शक्ति द्वारा निर्धारण होती है? ठीक है, मांग और पूर्ति के शक्ति द्वारा निर्धारित होती है। यह मार्शल का कथन है। बाजार मूल्य पाया जाता है, याद रखिए बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, बाजार मूल्य किस प्रकार का बाजार में पाया जाता है? अल्पकालीन बाजार में पाया जाता है, ठीक है, याद रखिए बाजार मूल्य कहाँ पाया जाता है? अल्पकालीन बाजार।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। साधनों के प्रयत्न, त्याग, दुख, थकान आदि को भुगतान कौन सी लागत कहलाता है? उसी को तो वास्तविक लागत कहा जाता है। किसे कहा जाता है बाबू? वास्तविक लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई उत्पन्न करने से कुल लागत में जो वृद्धि होती है उसे कौन सी लागत है? कुल में जो वृद्धि होगा उसी को हम लोग सीमांत लागत बोलते हैं। ठीक है, कुल में जो अतिरिक्त वृद्धि होगा उसी को सीमांत कहा जाता है। प्रवाह के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? याद रखिएगा, प्रवाह में क्या होता है? आंसर होगा सभी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन का अदृश्य मत है? अदृश्य मतलब हो जाएगा बैंकिंग, संचार, जहाजरानी, सब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में का बीते वर्ष, याद रखिएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च भारत का बीते वर्ष है। क्या है? 1 अप्रैल से 31 मार्च भारत का बीते वर्ष है। ठीक, आपका जाकर के नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द जनरल थ्योरी एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक कौन लिखा था? J.M. केन्ज ने लिखा था। कब लिखा था बाबू? 1936 में। ठीक है, कब लिखा था? 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राजकोषीय नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? तो राजकोषीय नीति मतलब जो सरकार बनाती है, ऐसा नीति जो सरकार बनाती है, तो टैक्स भी शामिल करती है। ठीक है, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण सबको शामिल करती है। राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्थिक स्थायित्व प्रदान करना, ठीक है, आर्थिक विषमता को दूर करना, ये भी ठीक है, पूर्ण रोजगार, ये भी ठीक है। आंसर हो जाएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। आपका आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आप जरूर इसको देख करके लास्ट तक, अंतिम तक जाइएगा। ठीक है, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आपका एग्जाम अच्छा ही नहीं बहुत अच्छा जाएगा सभी स्टूडेंट्स को। ठीक है, मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक यू।